गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले हम लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो सबसे पहले हमें जानना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्राइज टू मूव। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब किसी सरफेस के नॉर्मल यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर पास होती है तो उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे यहां पर हमारा एक सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ। अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन हमारा ये एक सरफेस है, अब ये सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर ऐसे चलेगी तो इसके सरफेस से पास नहीं होगी। अब ये पास कैसे होना है, जब ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर हम ऐसे कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। तो उस कंडीशन में जो होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे जो सरफेस से पास होगी। अब जैसे अगर ऐसे सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी ऐसे है तो पास नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस सरफेस को ऐसे 90 डिग्री पर कर दें यानी नॉर्मल, अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, पास होगी। तो इससे जो है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास। अब जैसे ये सरफेस है, इसका एरिया है ए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास हो रही है वो हो रही थी, तो जितना ज्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उतने ज्यादा नंबर में पास हो सकती। इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई ई, और फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू ए। यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक लाइन, ये सरफेस हो गया, सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही। दूसरी चीज यह है कि अगर हमारा ये सर्कुलर फ्रेम है, एक सर्कुलर फ्रेम है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे निकलेगी, तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर जो होगा वो हम कहते हैं एन कैप, और उस एरिया को मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, पास होगा। अगर हम देखें इधर इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जो हमारा ये एरिया वेक्टर है तो वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा वो पास हो। कैसे, ऐसे ये यहां पर ये है तो इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगी वो पास हो। तो इसीलिए हमने इसके डेफिनेशन में कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही चीज यहां पर लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस is called electric flux.
तो ये सरफेस है और ये इसका एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है कि a इंटू बी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी लेंथ l है और यहाँ पर इसकी जो सॉरी यहाँ पर जो इसकी विड्थ b है और लेंथ l है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? एरिया वेक्टर जो होता है वो होता है l क्रॉस b कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं बल्कि क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो l इंटू बी साइन थीटा होता है। यहां पर हम लोगों ने जैसे ये देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस करेंगे यानी जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 होगी तो उस समय क्या होगा? l इंटू बी होगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एरिया वेक्टर। इसीलिए यहां पर हमने इसमें कहा है नॉर्मल, जहां पर एरिया है और एरिया जो है, एरिया वेक्टर जो है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो डेफिनेशन में आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi e। phi e फॉर इलेक्ट्रिक, phi फॉर फ्लक्स। तो phi e, तो ऐसे कह सकते हैं कि इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स E passing through normal to the surface of area A, then electric flux phi E। हमें मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स E passing through normal to the surface of area A, then electric flux phi E equal to होगा E into A। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान लें कि इफ E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, जैसे कि हमने बताया E इंटू ए, तो क्या होगा 10 इंटू 2 और यहां पर हो गया 10 इंटू 2 यानी कितना होगा 20। अब अगर इसके हम यूनिट के बारे में समझे तो इसका क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो पूरी यूनिट इससे क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। यहां से अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है की यूनिट ये है। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? आइए देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर डायमेंशनल फार्मूला की जहां तक हम बात करते हैं तो पाई ई इक्वल टू, जैसे हमने कहा कि E इंटू ए, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये होता है। हमने इससे पहले के लेक्चर में ये बताया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज की यूनिट जरूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले हम जाने फोर्स की, और एक वर्क। अगर हमें फोर्स और वर्क के डायमेंशनल फार्मूला पता है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे न्यूटन है, न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। यहां पर ये क्या है, मीटर, मीटर का क्या होता है, एल होता है, स्क्वायर है इसलिए क्या हो गया, एल स्क्वायर। एक चीज यहां पर आया है कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट है, ये है चार्ज। एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, टी टाइम है, तो क्यू इज इक्वल टू होगा आई इंटू टी। अब आई जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो ये हो गया ए, और टाइम का क्या हो गया, टी। तो यहां पर जो चार्ज की जो यूनिट हुई वो क्या हो गया, ए इंटू टी। उसी को यहां लिखेंगे, ये क्या होगा, ए इंटू टी, ऐसे हो गया। अब देखते हैं, इंप्लाइज दैट फाई ई इज इक्वल टू एम एल, यहां पर एल की पावर 1 है, एल की पावर 2 है, तो क्या हो गया, ये एल की पावर 3, और टी माइनस 2 और टी माइनस 1, और फिर कितना हो गया, ए माइनस 1। यहां से टी जब ऊपर गया तो टी की पावर माइनस 1। इंप्लाइज दैट फाई ई इज इक्वल टू एम एल टू पावर 3, टी टू पावर माइनस 3, ए टू पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट डाउन। ये जो हम लोगों ने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, जैसे यहां पर हमारा एक सरफेस है और इसका ये नॉर्मल वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सीधे नॉर्मल ना जाके बल्कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो E है, ये नॉर्मल जो एरिया वेक्टर है इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल से चलेगी, यानी ये यहां से होके ऐसे चलेगी, तो इधर जब जाएगी तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी। लेकिन अगर ये इस एंगल पर जा रहा है तो पूरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना होगा वो हमको देखना है। तो जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहां से हम देखें तो इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को दो वेक्टर में यानी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो यहां से एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे। ये एंगल है, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो जितना ये होगा
उतना ही ये भी होगा। इसका मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा तो ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो होता है ई साइन थीटा। क्या हो गया? ई साइन थीटा। और अगर ये परपेंडिकुलर है, यहां से ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वो होता है ई कॉस थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से ट्रेवल कर रही है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि नॉर्मल के डायरेक्शन में तो ई कॉस थीटा है। अब नॉर्मल के डायरेक्शन में जो ई कॉस थीटा है, तो हमने कहा था डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस कंपोनेंट में जो होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल के परपेंडिकुलर है ये, और नॉर्मल के डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है ई कॉस थीटा है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? ये करेगा ई कॉस थीटा पर, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ये कह सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स makes an angle theta with normal, then electric flux phi E is equal to कितना होगा? E इंटू ए, और ये क्या होगा? कॉस थीटा। तो E इंटू ए कॉस थीटा जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ। ये किस कंडीशन में है? जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है। इस कंडीशन में अगर हम देखें कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? ये जो है कहां से, यहां से ना होके बल्कि यहां पर है। जब इसी नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा तो यानी दो ऐसे वेक्टर हो जाएंगे, एक ये ए और दूसरा जो होगा वो ई। जब सेम होते हैं यानी दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। तो यहां पर इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस जीरो। तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू ए कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया? ई इंटू ए। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल से जब ट्रेवल करेगी तो सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल के डायरेक्शन में जाएगी। दूसरे कंडीशन में देखें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल ये है और यहां से हम सीधे ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब ये यहां से 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होगा तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू ए कॉस 90, और फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और फाई ई इक्वल टू कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में तो इंटर करेगी, लेकिन नॉर्मल से परपेंडिकुलर जो होगा वो नहीं करेगी। तो इसलिए ई साइन थीटा यानी इस कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कंडीशन है। अब इसी में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो होता है दो टाइप। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम कि पॉजिटिव
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। यहां पर जैसे हमने एक बात अभी की थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, कि cos 90 की वैल्यू 0, अगर हम कर दें cos 180 यानी थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इतना कर दें 180, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक निगेटिव। आइए सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव द बॉडी सरफेस, यानी जैसे मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, यहां पर ये इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही है, ऐसे। अब यहां से एक चीज हम देखें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ए वेक्टर एन कैप, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस से जा रही है। तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इंटर कर रही है, और यहां पर जो हो रही है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस को लीव कर रही है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव द बॉडी सरफेस, यानी बॉडी से बाहर जा रही है, तो जब बॉडी से बाहर जा रही होती है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव द बॉडी सरफेस, then it is called positive electric flux, positive इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के बाहर जा रही है उस समय हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी कंडीशन ये है कि निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले समझ में आ गई होगी कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव द बॉडी सरफेस देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद क्या है निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। निगेटिव में हमने एक चीज बताया कि सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर करती हैं उसको हम कहते हैं निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर उसको डिफाइन करें हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स enters into the body surface, then it is called negative electric flux, negative electric flux।
तो दो चीजें यहां पर हो गई, एक तो यहां पर जो हमने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर्स इनटू द बॉडी सरफेस देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर कर रही है, तो जब इंटर करेंगी तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एग्जिट करेंगी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर जा रही है वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो बाहर भी आ रही है। तो अगर हम यहां से देखें तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे मान लो हम कहते हैं फाई इन, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इन यानी अंदर आ रही, इक्वल टू फाई जो होगा वो क्या होगा, आउट। यानी जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर भी जाएगी। तो इस दोनों एक कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां पर फाई इन और फाई आउट, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर्स इनटू द बॉडी सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गो अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो अगर हम यहां पर रिजल्टेंट देखें, यानी नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज जीरो। कैसे होगा, अगर यहां से हम करें तो फाई इन माइनस फाई आउट इक्वल टू कितना होगा, जीरो। मतलब क्या हुआ कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर आ रही है अगर उतनी बाहर भी जा रही है तो इस कंडीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको देखा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के साथ साथ हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गॉस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को कवर करेंगे, और तब तक के लिए आज इतना ही। देखते रहिए साइंस एरा चैनल।